वॉइस इंडेक्स के बाद में अब हम मिलर इंडेक्स या मिलर सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलर सूचकांक क्या है? वॉइस पैरामीटर तथा सूचकांकों के द्वारा किसी इकाई कोशिका के तीनों अक्षों पर गुजरने वाले अंतःखंड तथा कणों के विन्यास का तो अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन वॉइस सूचकांक यह नहीं बताता है कि ये अंतःखंड अक्ष के धनात्मक भाग पर है अथवा ऋणात्मक भाग पर है। अर्थात जो वॉइस इंडेक्स हमने पढ़ा है, वॉइस पैरामीटर पढ़ा है, उसके द्वारा हमें अंतःखंड की जानकारी मिल जाती है कि भाई किस क्रिस्टल के अंदर अंतःखंड है और ये इस तरीके से अंतःखंड व्यवस्थित है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है इसके द्वारा कि यह अंतःखंड धनात्मक भाग पर है या अक्ष के ऋणात्मक भाग पर है। इसके लिए मिलर सूचकांक तैयार किया गया। अंतःखंडों के अक्षीय अनुपात के आधार पर स्पष्ट करने वाली संख्याओं के समुच्चय प्राप्त किया गया, जिसे कि मिलर इंडेक्स कहते हैं। इसके द्वारा तल के विन्यास को भी स्पष्ट किया जाता है, अर्थात किस तल में अरेंज है, कैसे अरेंज है, इसका भी हमें मिलर सूचकांक के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हम इसको जानकारी निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसके द्वारा हम क्रिस्टल में से मिलर सूचकांक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें identify the intercept on the x, y and z axis। जो क्रिस्टल है उसके अक्ष है x, y और z, उस पे हमें सबसे पहले इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को और ये z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट निकालना। देखिए ये जो है, जो अंतःखंड है वो x एक्सिस पे इस पॉइंट पे टच हो रहा है, y के ये बिल्कुल पैरेलल है और z के भी ये क्या है, पैरेलल है। तो इसका इंटरसेप्ट होगा a, x एक्सिस पे a है, y एक्सिस पे इनफाइनाइट है और z एक्सिस पे भी पैरेलल है, तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये हमें निकाल लिया इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट निकालने के बाद में हमें क्या करना है, स्पेसिफाई द इंटरसेप्ट इन द फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट। अब जो इंटरसेप्ट हमने निकाला है उसको फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट के में स्पेसिफाई करना, कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट आर द कन्वर्टेड टू द फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट बाय द डिवाइडिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव सेल डायमेंशंस। अब जो हमें इंटरसेप्ट प्राप्त हुआ है उस इंटरसेप्ट में को अगर हम डिवाइड कर दें सेल डायमेंशन से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट। तो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल जैसे यहाँ पे हमने निकाला था इंटरसेप्ट ए इनफिनिट इनफिनिट, तो ए और यहाँ पे जो इसका सेल डायमेंशन है ए है, तो ए डिवाइडेड बाय ए, इनफिनिट डिवाइडेड बाय ए, इनफिनिट डिवाइडेड बाय ए। तो हमें एक नया नंबर प्राप्त होगा, ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 1 और इनफिनिट डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू इनफिनिट और इसका भी इनफिनिट। और ये जो हमें प्राप्त होता है यही क्या है, वॉइस इंडेक्स, ऐसा वॉइस सूचकांक जो हमने अभी देखा है। अब इस वॉइस इंडेक्स का थर्ड स्टेप में क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट, अर्थात वॉइस इंडेक्स का क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। तो हमें प्राप्त हुआ था, देखिए 1 इनफिनिट इनफिनिट, तो इसको रेसिप्रोकल करें 1 अपॉन 1, 1 अपॉन इनफिनिट, 1 अपॉन इनफिनिट, इट बिकम द 1 0 0, अर्थात जो हमें प्राप्त होता है नंबर वो मिलर इंडेक्स, वो होगा 1 0 0। तो इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करना है और उस इंटरसेप्ट से हमें फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट अर्थात वॉइस सूचकांक बनाना है और उस वॉइस सूचकांक में थर्ड स्टेप में उसका रेसिप्रोकल करना है, जिसके द्वारा हमें मिलर सूचकांक प्राप्त होता है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम करेंगे, करने के बाद में और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्रिस्टल का है, इसके अंदर ये अंतःखंड है जो कि एक्स एक्सिस पे ए पे कटा हुआ है और वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका, एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे ए और जेड एक्सिस पे इन्फिनिट, ये देखिए हो गया ए इन्फिनिट। और फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट अर्थात क्या हो गया इसका, ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए इन्फिनिट डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1 1 इन्फिनिट, अर्थात ये इसका मिलर इंडेक्स हो गया 1 1 इन्फिनिट। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 1 0। तो इसका हमें मिलर सूचकांक क्या प्राप्त हुआ, 1 1 0। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में ये अंतःखंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी 1 यूनिट में और जेड एक्सिस को भी 1 यूनिट में टच कर रहा है। तो इसमें इंटरसेप्ट क्या हुआ, 1 ए वाई एक्सिस पे और ए जेड एक्सिस पे। इसका फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट हो गया ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1, ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1, ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1। और यही क्या हो गया इसका वाई सूचकांक, ये वाई सूचकांक का 1 1 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी हमें प्राप्त होगा 1 1, जो कि इसका मिलर सूचकांक कहलाता है। फिर लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यह अंतःखंड एक्स एक्सिस के 1 यूनिट के हाफ में से क्रॉस हो रहा है और वाई के इस पॉइंट पे पूरी यूनिट पे बन रहा है और जेड एक्सिस के ये पैरेलल जा रहा है। तो इसका इंटरसेप्ट होगा हाफ ए वाई एक्सिस पे इन्फिनिट जेड एक्सिस पे। तो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट होगा इसका हाफ 1 और इन्फिनिट। और यही क्या हो जाएगा इसका वाई सूचकांक। अगर अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 1 अपॉन इन्फिनिट, जो कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 1। और ये क्या है, मिलर सूचकांक। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जो मिलर सूचकांक है उसके बारे में। इफ द मिलर इंडेक्स इज 0 द प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस। हमने देखा कि जहां भी मिलर सूचकांक 0 है इसका मतलब है, अर्थात एक्स वाला मिलर सूचकांक 0 है तो वो उसके पैरेलल होगा। ये इसमें देखिए यहाँ पे देखिए जेड पे क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है ये पैरेलल है, जेड एक्सिस के कहीं भी टच नहीं कर रहा। द स्मॉलर ए मिलर index the more nearly parallel of the plane is to the axis। इसका मतलब है कि अगर मिलर इंडेक्स क्या है, छोटे से छोटा है, तो इसका मतलब है more nearly parallel the plane is to the axis, और इस एक्सिस के नियरली पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 1 है, हाफ है, 1 है, तो इसका मतलब देखिए ये मोर नियरली इसके टच है। The larger the Miller index, the more nearly perpendicular to the plane is to that axis। अब मान लीजिए ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये क्या है, देखो परपेंडिकुलर है इस पैरेलल, जिस एक्सिस के क्या है अधिकतम पैरेलल है। और ये देखिए 1 है, न्यूनतम आ गया 1, तो ये देखिए अधिकतम क्या है इसका है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। और बहुत ज़्यादा कम मतलब 1 से कम क्या, 0, तो 0 का मतलब है वो 100% पैरेलल हो गया। और कम होगा तो और ज़्यादा इसके परपेंडिकुलर, अगर मिलर इंडेक्स और ज़्यादा होगा तो ये और ज़्यादा इसके परपेंडिकुलर होगा। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द मिलर इंडेक्स बाय द कांस्टेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। और एक किसी भी कांस्टेंट से अगर डिवाइड करा तो कोई प्लेन पे ओरिएंटेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिलर सूचकांक आर ऑलमोस्ट ऑलवेज स्मॉल। और मिलर इंडेक्स क्या था, हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ये देखिए एक ये प्लेन है, यह प्लेन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, बाकी वाई और जेड के पैरेलल है।
वाई और जेड के पैरेलल है, तो इसका हो गया 1 0 0। इसी तरीके से प्लेन जो एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है तो और एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, तो होगा 0 1 0। और जेड एक्सिस को ये यहाँ से कट कर रहा है ये प्लेन, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो गया मिलर सूचकांक 0 0 1। अब इसके और एग्जांपल्स हैं। यह अंतःखंड जो केवल जेड एक्सिस से काटता है, बाकी एक्स और वाई के पैरेलल है, तो इसका हो गया 0 0 1। और यह केवल एक्स एक्सिस पे कट करता है, बाकी वाई और जेड के पैरेलल है, तो यह अंतःखंड का मिलर सूचकांक होगा 1 0 0। और यह अंतःखंड जो केवल वाई एक्सिस को काटता है, बाकी एक्स और वाई एक्स और जेड के पैरेलल है, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 0 1 0। अब ये ऐसे हैं प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि दो एक्सिस को टच कर रहे हैं। देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है और जेड एक्सिस को ये यहाँ काटता है। ये ऐसा अंतःखंड है जो एक्स एक्सिस के यहाँ पे और जेड एक्सिस के यहाँ टच कर रहा है, लेकिन वाई के क्या है, पैरेलल है, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 1 0 1। ये एक ऐसा अंतःखंड है जो कि एक्स एक्सिस पे यहाँ टच कर रहा है, काट रहा है, वाई एक्सिस के यहाँ काट रहा है और जेड एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 1 1 0। एक ऐसा अंतःखंड जो कि वाई एक्सिस के यहाँ से कट कर रहा है, जेड एक्सिस पे यहाँ टच कर रहा है और एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो इसका हो गया मिलर सूचकांक 0 1 1। अब ये ऐसा अंतःखंड है जो एक्स एक्सिस पे यहाँ तक कट रहा है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे और जेड एक्सिस, अर्थात तीनों एक्सिस को कट कर रहा है 1 यूनिट के साथ में, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 1 1 1। अब यहाँ पे देखिए यह एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पे कर रहा है, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस में आ गया। और एक्स एक्सिस पे यहाँ पॉजिटिव एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे पॉजिटिव पे कर रहा है, लेकिन एक्स पे क्या है, रिवर्स हो गया, नेगेटिव एक्सिस पे, इसलिए इसका ये जो साइन है बार वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव का अंतःखंड क्या है, नेगेटिव एक्सिस पे पाया जा रहा है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, लेकिन सॉरी जेड एक्सिस पे यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ की बजाय ये टच कर रहा है वाई एक्सिस के यहाँ पे, अर्थात ये नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हो गया 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, अर्थात 1 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्वेश्चन है जिसमें किसी तल के एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः अंतःखंड 2/3 A 2B 1/3C है। इस तल के वाइस तथा मिलर सूचकांक क्या होंगे? ये हमें कैलकुलेट करना है वाइस और मिलर सूचकांक, जिसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है अंतःखंड। अंतःखंड क्या है उसके बारे में एक्स वाई जेड दे रखा है, तो हमें बताना है इसका मिलर और वाइस सूचकांक। तो सबसे पहले हम वाइस सूचकांक निकालते हैं। तो देखिए हमें अंतःखंड दे रखे हैं 2/3 एंड 2 और 1/3। अब इनको फ्रैक्शन में है, नॉन फ्रैक्शन करना हो तो हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 2, तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया। और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया,
और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 3 से मल्टीप्लिकेशन करने से 2, 6 एंड 1 आ गए। और यही अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें तो ये हमें वाई सूचकांक प्राप्त होता है जो है 2, 6, 1। अब मिलर सूचकांक में कन्वर्ट करने के लिए इस वाई सूचकांक का हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 6 का 1/6 और 1 का 1/1। सिमिलरली फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इस 6 से मल्टीप्लाई करें इसको 1/2 को 6 से करेंगे तो 3 आएगा और 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, हमें 1 मिलेगा। 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो मिलर सूचकांक है वो है 316। तो मिलर सूचकांक क्या हुआ? 316। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दे रखा है कि कुछ क्रिस्टल तलों के क्रमशः अंतःखंड निम्न प्रकार है। तो ये क्वेश्चन में जो अंतःखंड बता रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो इन अंतःखंडों के द्वारा में वाइस और मिलर सूचकांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन में जो दे रखा अंतःखंड 2A, 3B और C, तो इसका वाई सूचकांक 2, 3 एंड 1। क्योंकि कोई फ्रैक्शन नहीं है तो एजिट आ जाएगा 2, 3, 1। अब इसका मिलर सूचकांक प्राप्त करने के लिए वाई इंडेक्स का रेसिप्रोकल करेंगे। 2 का 1/2, 3 का 1/3 और 1 का 1/1 होगा। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 1/3 को 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1/1 को अर्थात 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो अब ये हमें नए 3 डिजिट प्राप्त हो गए, ये नंबर प्राप्त हुए जो है मिलर सूचकांक। तो मिलर सूचकांक क्या हुआ? 3, 2 एंड 6, 3, 2, 6। क्वेश्चन सेकंड के अंदर वाई सूचकांक हो गए इसके 1/2, 1 एंड 1। ये हमें वाई सूचकांक हो गए। हम इतना भी लिखेंगे तो भी ये वाई सूचकांक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तो दैट इज रिप्रेजेंट द वाई सूचकांक। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। और इस तरीके से ये जो 2, 1, 1 जो प्राप्त हुए हैं ये हमें क्या कहलाएंगे? मिलर सूचकांक। तो मिलर सूचकांक हो गया 2, 1, 1, वाई सूचकांक हो गया 1/2, 1, 1। थर्ड क्वेश्चन में देखिए वाई सूचकांक हो गया 1, 3 और इन्फिनिट। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए 1 है तो 1 हो गया, बी 3 है तो 3 हो गया और सी क्या है? इन्फिनाइट है तो ये इन्फिनाइट हो गया। तो 1, 3 और इन्फिनाइट। ये हमें प्राप्त हुआ और ये है वाइस सूचकांक। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 का 1/1, 3 का 1/3 और इन्फिनिट का 1/इन्फिनिट। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन आ रहा है वाइस इसका, तो इसको फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 1/3 को 1/1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 1/3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और ये आ जाएगा 0, क्योंकि अगर किसी भी नंबर है इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और ये हमें नए नंबर प्राप्त हुए 310।
और ये है मिलर सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन है तो इसका देखिए y से डे से होगा -2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसका -3 और इसका 1, तो हो जाएगा -2 -3 एंड 1। ये हो गया हमें y सूचकांक -2 -3 और 1 रेसिप्रोकल। तो वो 2 -2 का -1/2, -3 का -1/3 और 1 का 1/1। फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, इसके लिए हमें देखिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सभी तीनों डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का हो जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, तो यहाँ पे -3 डेट इज -2 में कन्वर्ट, और ये हो जाएगा 6 में। तो ये नई डिजिट हमें मिली जो क्या है, मिलर सूचकांक। अब यहाँ पे मिलर सूचकांक में देखिए y सूचकांक में हम डायरेक्ट माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं y सूचकांक में, और मिलर सूचकांक में हमें माइनस साइन को इस नंबर डिजिट के ऊपर इस तरीके से सिंबल बार के द्वारा हमें माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मिलर सूचकांक हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2a अर्थात इसका 2 हो गया, -3b अर्थात -3 हो गया, और -2 है तो इसका -2 हो गया। तो ये हो गया 2 -3 -2, ये हो गया y सूचकांक। ये हमारे y सूचकांक हो गए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे मिलर सूचकांक के लिए, तो 1/2, 3 -3 का -1/3, -2 का 1/2। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों डिजिट से को तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -1/2 को 6 से करेंगे तो -3 आएगा। और हमें मिलर सूचकांक के रूप में इनको रिप्रेजेंट करना है तो कहेंगे बार में, नेगेटिव को किससे, बार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो होगा 3 2 बार 3 बार, तो ये हो गया हमारा मिलर सूचकांक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन कह रहा है इनफाइनाइट, ए इनफाइनाइट है x पे, b 2b है और 2c है, तो इन्फिनिट टू 2, ये हो गया इसका y सूचकांक, इन्फिनिट टू y सूचकांक हो गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इन्फिनिट का 1/इन्फिनिट, 2 का 1/2 और 2 का 1/2। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, 0 को 0 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल तो 1 हो गया, और 2 से 2 ये कैंसिल सेकंड थर्ड में तो ये भी 1 हो गया, तो हमें 3 नंबर मिले 0 1 1, जो कि क्या है, मिलर सूचकांक है। तो इस तरीके से हम अंतःखंड के द्वारा, क्वेश्चन में अगर अंतःखंड दे रखा है एक्स वाई जेड एक्सिस में का, तो उसके द्वारा हम वाई सूचकांक और मिलर सूचकांक की गणना कर सकते। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसके लिए जो वेवलेंथ काम में ली जाती है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे पहले जो एक्सरे यूज कर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी दी वो ब्रेग्स ने दी थी, और इसके एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसके द्वारा हम
किसी भी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम ब्रैग समीकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं। हमें पता है कि क्रिस्टल में परमाणु हो या कण हो या अणु हो या आयन हो, एक क्रमबद्ध व्यवस्था में रहते हैं, अर्थात एक के बाद एक अरेंज होते हैं। इस तरीके से 1 by 1 क्रमबद्ध एक स्पेशल सिचुएशन में अरेंज होते हैं। एक्स किरणें इन तलों से टकरा कर परावर्तित हो जाती है। जो एक्सरे जो होती है, रेज होती है, वो इनसे टकराती है कणों से और रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो जाती है। इसके आधार पर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात की जाती है। सन 1912 में एक्सरे किरण विवर्तन के प्रक्रम को क्रिस्टलों में सर्वप्रथम वैज्ञानिक W.H. ब्रैग तथा उसके 24 वर्षीय बेटे ने लॉरेंस ब्रैग ने अध्ययन किया था और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग को इस अध्ययन का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसलिए जो इसकी इक्वेशन बनाई गई थी इसी के आधार पर इसी के नाम से बनाई। उन्होंने बताया है, हमें पता है कि ये यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये है क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल में जो पार्टिकल है क्रमबद्ध क्रम में, ये जो ब्लैक डॉट दिख रही है ये क्रमबद्ध क्रम में अरेंज है, एक के बाद एक पार्टिकल्स अरेंज है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल की ए डैश, बी डैश और सी डैश 3 लाइन्स है, 3 लेयर्स है, इनमें पार्टिकल्स अरेंज है। एल, पी और एम एस 2 एक्सरे किरणें हैं जो समांतर क्रम में क्रिस्टल पर आपतित होती है। एक्सरे किरण एल पी पार्टिकल पी बिंदु पर रखे हुए जो पार्टिकल है, कण है, उससे टकराकर परावर्तित हो जाती है क्यू डैश की तरफ। इसी तरीके से एम एस जो रेज है वो आंतरिक जो परत होती है क्रिस्टल की, उसके एस पॉइंट पर रखे पार्टिकल से टकराकर एस डैश की तरफ परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रेडिएशन है, ये पैरेलल समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में आ रही हैं। एक पी से टकरा के परावर्तित हो जाती है और एक एस से। तो यहाँ पे एम एस जो रेडिएशन है उसको ज़्यादा मार्ग तय करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पी और क्यू एक लंबवत है, यहाँ तक तो दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इसके आगे इसको ये अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है एम वाली रेडिएशन को। इस आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए वो देखेंगे। देखिए अब वो किरणें यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जब उनके द्वारा तय की पथ में पथांतर एन लैम्डा हो तो वो कलाएं सेम कला में, ये किरणें क्या होंगी, सेम कला में आएंगी अगर उनका पथांतर क्या हो, एन लैम्डा हो। और यहाँ पे एल पी और एम एस दोनों किरणें समान कला में होती हैं, लेकिन एम एस को क्रिस्टल को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए ये एम एस जो रेडिएशन है उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्यू तक तो सेम है, लेकिन यहाँ से क्यू से लेके एस और आर तक इसको एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ती है। अब तल ए डैश पे उपस्थित पी से आपतित किरण एम एस पर यदि पी क्यू लंब खींचा जाए तो तब विवर्तित किरण एस एस डैश और एन पी आर लंब खींचा जाए तो आपतित किरण एम एस को क्यू एस और आर दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे पता चलेंगे कि इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, एल पी रेडिएशन से एम एस पर एक लंब डालेंगे, तो ये हमने लंब डाला, ये लंब डाला, तो यहाँ पे इसको हमने क्यू पॉइंट दे दिया। इसी तरीके से एस एस डैश पर पी क्यू से एक लंब डालेंगे, ये हमने लंब डाल दिया और इसको हमने आर दे दिया। अब जो एल एस एम एस है उस रेडिएशन को कितनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, वो होगी क्यू यहाँ से लेके
क्यू एस से लेके एस आर तक की डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। तो दोनों को सम करेंगे तो हमने देखा ये दूरी तय ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पर एल पी और एम क्यू समांतर रेखाएं हैं अतः पी क्यू पर लंब हो तो अब यहाँ पे देखिए एंगल एल पी क्यू, एंगल एल पी क्यू ये हमने डाला एल पी क्यू, ये जो एंगल है, ये जो एंगल कितना होगा, क्योंकि हमने लंब डाला है तो ये हो गया 90 डिग्री। एल क्यू इक्वल टू पी क्यू एम इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरीके से क्यू पी क्यू एम ये भी 90, ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। अब देखिए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू होगा, क्योंकि पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये लंब डाला है तो ये हो गया थीटा। इसी तरीके से एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस ये वाला जो एंगल है वो इक्वल टू होगा 90 माइनस ए पी क्यू, 90 माइनस ए पी क्यू। तो यहाँ पे देखेंगे क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 90, ये वैल्यू हमने उसमें रखी तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगी थीटा के बराबर। क्यू पी एस क्या हो गया, क्यू पी और एस क्या हो गया थीटा के इक्वल टू, थीटा आ गया। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे पी क्यू एस में, ट्राइंगल पी क्यू एस में देखेंगे हम क्यू एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू लंब बटा कर्ण, जो कि इसके बराबर होगा साइन थीटा के, साइन थीटा के इक्वल टू है। तो हम क्यू एस के बराबर लिखेंगे, क्यू एस बराबर पी एस इधर ट्रांसफर होगा तो पी एस टू साइन थीटा एंड पी एस इक्वल टू, यहाँ पे क्यू एस क्या है डिस्टेंस, पी एस, ये पी और एस के बीच की दूरी किसके बराबर है डी के बराबर, ये डी के बराबर, तो यहाँ पे डी पुट करेंगे तो क्यू एस इक्वल टू डी साइन थीटा। क्योंकि आपतित किरण पी एस को का विवर्तित एस आर अर्थात क्यू एस और एस आर क्या है सेम है, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे पैरेलल है, समांतर है, विवर्तित है। तो यहाँ पे होगा क्यू एस इक्वल टू डी साइन थीटा और एस आर इक्वल टू डी साइन थीटा। अब जो दूरी तय की गई थी वो किसके बराबर थी, क्यू एस प्लस एस आर, दोनों को जोड़ेंगे हम तो वो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2 डी साइन थीटा। और ये पथांतर किसके बराबर होता है एन लैम्डा, अगर एन तलों के मध्य दूरी देखी जाए, देखी जाए तो फॉर्मूला आ गया हमारा एन लैम्डा इक्वल टू डी 2d साइन थीटा। तो यही क्या है ब्रैग्स समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशन। यहाँ पे एन क्या है 1 2 3 4 अर्थात एक पूर्णांक होता है, साइन थीटा का मान एक से अधिक नहीं हो सकता, अतः इस स्थिति में दो तलों के मध्य की दूरी कम से कम डी मिनिमम होगी, क्योंकि 90 डिग्री साइन थीटा का मान एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस मिनिमम कितनी डी क्या होगी 2d मिनिमम इक्वल टू एन लैम्डा, अर्थात डी मिनिमम बराबर होगा एन लैम्डा अपॉन 2। यह दो तलों के मध्य, क्रिस्टल में दो तलों के मध्य की न्यूनतम दूरी की व्याख्या करता है। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक हाउस ने समीकरण का प्रयोग करते हुए क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया। इस प्रयोग में जब क्रिस्टल को घुमाकर थीटा का मान बढ़ाया जाता है तो ब्रैग समीकरण के अनुसार प्रबलित विकिरण साइन थीटा में उसी का मान के लिए प्रेक्षित किया जाता है, जहाँ 1 बराबर 1 2 3 हो जाता होगा। ऐसे बिंदु में वह स्थान आएगा जिस पर प्रकीर्णित किरणें समान कला में नहीं होती और परस्पर निर्बल हो जाती है।
अर्थात n इक्वल टू 1 2 3 के लिए परिवर्तित बिंदुओं के प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि को विवर्तित करते हैं अर्थात 1 2 3 के लिए विवर्तित बिंदुओं को प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार एक्स किरणों को विवर्तन से प्राप्त स्पेक्ट्रम द्वारा दो क्रमागत जालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है जो 1 2 3 को हम जो बिंदु है उनको रिप्रेजेंट के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये काइनेटिक से बिल्कुल। तो पाउडर विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस विधि को डेबाई और सेरर ने विकसित किया था, इसलिए इनको इसी विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस विधि के लिए में जो क्रिस्टल बहुत कम मात्रा में है उसका भी हम स्ट्रक्चर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए क्रिस्टल कंपाउंड को पीस कर एक पाउडर बनाया जाता है और पाउडर बनाकर उसको एक पतली कांच की नली अर्थात कैपिलरी ट्यूब में भरा जाता है और भर के उसको बिल्कुल यहाँ पे सैंपल जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है इस तरीके से उसको रखा जाता है और इस के ऊपर एक्स किरण पुंज डाली जाती है। इसके चारों तरफ एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है। तो इस तरीके से जैसा कि हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है इस तरीके से इस मेथड में सैंपल एक्स किरणें और फोटोग्राफी फिल्म की व्यवस्था होती है। अब थीटा कोण से एक्स किरणें सैंपल पे डाली जाती है। तो आपतित किरण थीटा एंगल के द्वारा क्रिस्टल के ऊपर गिरती है। क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होके ये किरणें इधर उधर बिखरती जैसा कि हमें डायग्राम दिखाया गया है और ये फोटोग्राफिक फिल्म से टकराती हैं और फोटोग्राफिक की जो फिल्म है उस पर टकराने के बाद में उसमें ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, उसकी फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद में जब इस वृत्ताकार फोटोग्राफी फिल्म को सीधा किया जाता है तो इस तरीके से हमें एक डायग्राम इस तरीके से हमें फिल्म डेवलप होती हुई दिखाई देती है। तो इसमें एक्स डिस्टेंस पे स्पॉट पाए जाते हैं, निशान पाए जाते हैं जो कि रिफ्लेक्टिव एक्स किरणों के कारण होते हैं। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए फिल्म की त्रिज्या अगर आर है, एक फिल्म है इसकी त्रिज्या क्या हो अगर आर है और यहाँ पे देखिए ये एक्स के बराबर है तो इसमें जो प्रकीर्ण होता है स्कैटरिंग एंगल होता है उसकी संगत परिधि होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस होगी एक्स अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू 2 थीटा क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 थीटा से आपतित किरण होती है वो थीटा एंगल से आती है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 थीटा एंगल से होता है। तो 2 थीटा क्योंकि यहाँ पे क्या राउंड में है इसलिए 2 थीटा काउंट होगा और इसको डिवाइड करेंगे हम 360 से। इस फॉर्मूले के द्वारा हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे और इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में इसको हम ब्रैकेट इक्वेशन में पुट करेंगे और ब्रैकेट इक्वेशन में पुट करके हम हमारी जैसे ब्रैकेट इक्वेशन क्या है एन लैम्डा इक्वल टू 2 डी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पे x बताता है त्रिज्या जो फिल्म की स्पॉट त्रिज्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और परिधि है इस फिल्म की परिधि की 2 पाई आर और जो रिफ्लेक्टिव एंगल है स्कैटरिंग एंगल है वो 2 थीटा है।
तो इसको इसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके हम डी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और इस डी की वैल्यू के द्वारा हम क्रिस्टल के विभिन्न तलों की जांच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि का लाभ क्या है? इससे हम ब्रैग तथा घूर्णन विधि की भांति पदार्थ के एक बड़े क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, तो कम मात्रा में होती है तो बहुत आसानी से हो जाता है। पदार्थ चूर्ण अर्थात छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं और ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब में हम भरते हैं पाउडर, तो उसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शनों से अरेंज होते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन से अरेंज नहीं होते, जिसके द्वारा हमें क्रिस्टल के रिफ्लेक्शन के अलग अलग डायरेक्शन प्राप्त होते हैं और हमें सभी तलों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब लेते हैं लाउ विधि। इसमें जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। यहाँ पे एक एक्स किरण की नली होती है जो एक्स किरण का सोर्स होता है। इसमें एक लेड सिल्क होती है जो कि इसको पीपीएल में कन्वर्ट करती है, सिंगल किरण पुंज में परिवर्तित करती है। यहाँ पे एक सैंपल होता है, सैंपल इसमें भरा हुआ होता है और सामने एक फिल्म लगी होती है, फोटोग्राफिक फिल्म लगती है। तो यहाँ पे जैसे एक्स किरणें इस एस लेड स्लिट से निकल के इस क्रिस्टल पे पड़ती है, तो यह रिफ्लेक्ट होके स्कैटरिंग के द्वारा रिफ्लेक्ट होके इधर उधर बिखरती है, जिसको हम फिल्म पे फोटोग्राफिक फिल्म पे ले लेते हैं और इस फोटोग्राफिक फिल्म पे अलग अलग स्पॉट हमें प्राप्त होते हैं। और जैसे ही हम इसको फिल्म को तैयार करते हैं, तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरीके से हमें एक डिजाइन मिलता है। उस डिजाइन के द्वारा बिल्कुल एक सेंटर में विवर्तित होती है, अलग अलग डायरेक्शन में एक पैटर्न तैयार होता है और इस पैटर्न के द्वारा हम क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि इसके अंदर स्कैटरिंग अलग तरीके से होती है, तो इसमें हम ब्रैग्स इक्वेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी यूँ मान लीजिए लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें ब्रैग्स इक्वेशन का उपयोग नहीं कर सकते। हम प्राइमरी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भी क्रिस्टल किस तरीके का है। तो इन दो विधियों के द्वारा हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर अर्थात उनके तलों के बारे में जानकारी प्राप्त। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। ब्रैग्स आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से रॉक सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया गया। क्रिस्टल को भिन्न भिन्न कोणों पर घुमाकर आयनीकरण धारा की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। इन कोणों को आपतित या ग्लेंसिंग एंगल कहते हैं, जो भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए इनका मान व धारा की तीव्रता अलग अलग होती है और जो नीचे डायग्राम में हमें बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए ये तल है 100 के लिए, इसमें देखिए तीव्रता अलग है। ये है 110 के लिए, इसमें तीव्रता कम है थोड़ी। और ये है 111 के लिए, इसमें अलग तीव्रता और नंबर अलग है, पोजीशन भी अलग है एंगल के। तो यहाँ पे ब्रैग समीकरण के अनुसार 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पे 1d बराबर होगा 2 sin थीटा अपॉन एन लैम्डा, अर्थात d इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। सोडियम क्लोराइड के लिए प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर जो तल है, कौन से तल? 100, 110 एंड 11 के आपतित कोण थीटा का मान जो इस मेथड से प्राप्त होता है वो 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री एंड 5.2 डिग्री आता है। इन जो वैल्यू जो इस तरीके से हमें प्राप्त हुई है थीटास की, इनको
ब्रैग्स समीकरण में रखेंगे तो हमें इन तीनों तलों के लिए डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है हमारा डी 1/sin θ, तो 1/sin θ डी की वैल्यू 110 के लिए होगी। साइन 5.9 डिग्री रखेंगे तो ये लगभग 1 आती है। इसी तरीके से 110 के लिए 0.70 और 11 के लिए 1.14 हमें डी की वैल्यू प्राप्त होती है। अब इन वैल्यू से ये सिद्ध होता है कि यह फेस सेंटर क्यूब है, अर्थात कौन सा है, एफसीसी, फलक केंद्रीय घन है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फलक केंद्रीय घन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 100 जो तल है उसमें सोडियम और क्लोराइड अल्टरनेट क्रम में अरेंज प्राप्त होते हैं। उनकी जो तीव्रता प्राप्त होती है एक्सरे की, उससे ये पता चलता है कि सोडियम और क्लोराइड एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इसी तरीके से 110 में भी सोडियम और क्लोराइड का क्रम निश्चित होता है और उसी क्रम में अरेंज होती है। और तल 111 में हमें, जैसे तल 11 है तो हमें या तो सारे के सारे Cl प्राप्त होंगे कि सिग्नल अर्थात तीव्रता तेज होगी या तीव्रता न्यूनतम होगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस तल में सारे के सारे या तो Cl होंगे या सारे के सारे सोडियम होंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए देखते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए हमने 100 लिया, तो यहाँ पे देखिए 100 में एक्स एक्सिस पे क्लोरीन सोडियम क्लोरीन इस तरीके से अरेंज है। इसी तरीके से अगर 110 लें तो 110 में ये आ गया और ये आ गया, ये तल अगर ले और ये दोनों तल ले और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, इसी तरीके से 110 में भी अल्टरनेट मिलता है। और अगर हम देखें किसके अंदर, 11 के अंदर, तो 11 में देखिए ये क्यूब है, ये मान लीजिए क्यूब आया। इस क्यूब में कोई भी एक कोना ले लिया हमने, ये ले लिया, तो ये एक्स ये वाई, तो ये देखिए ये जो प्लेन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक ही तरह के एलिमेंट को। तो इससे ये सिद्ध होता है, देखें इसमें फलक केंद्रीय घन क्रिस्टल जालक होते हैं जिसमें सोडियम और क्लोरीन आयन सभी दिशाओं में 3 अक्षों पर समांतर क्रमांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये हमने देखा है। प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होगा और प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है। सोडियम क्लोराइड के प्रत्येक इकाई कोशिका में 4 क्लोरीन व 4 सोडियम आयन व्यवस्थित होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना, जब उपरोक्त प्रकार के KCl क्रिस्टल का अध्ययन किया जाता है तो उसके तीनों तलों में 110, 111, तीनों तलों में अगर प्रथम कोटि के आपतित कोणों का थीटा का मान हमें जो प्राप्त होता है 5.28 डिग्री 100 के लिए, 110 के लिए 7.61 और 11 के लिए 9.38 डिग्री हमें प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डी की वैल्यू प्राप्त चलती है। तो डी की वैल्यू 100 के लिए 1 आई है और 110 के लिए 0.704 और 111 तल के लिए 0.575। उपरोक्त अनुपात एक सरल घनीय जालक है, एक सिंपल क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अनुपात है सिंपल क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, अतः KCl क्रिस्टल एक सरल घन के रूप में होता है।
अब यदि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना की तुलना की जाती है तो सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड के 100 तल के प्रथम कोटि के परावर्तित एंगल क्रमशः हमें 5.9 डिग्री सोडियम क्लोराइड के लिए और 5.3 डिग्री KCl के लिए होता है। तो इसका रेशियो देखेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1.11। एक सूक्ष्म घनीय जालक का आयतन D100 का क्यूब होता है। सोडियम और क्लोराइड का समान क्रिस्टलीय संरचना मानते हुए इनके आणविक जो अनुपात है वो इस तरीके से, अगर हम D110 का क्यूब करेंगे तो हमें 1.37 हमें प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक अनुपात के बिल्कुल नज़दीक है। जो रियल जो रेशियो है ये उसके बिल्कुल ये नज़दीक पाया जाया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना समान होती है। इससे अनुपात से हमें यह लग रहा है कि दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, समान होती है। तो सोडियम क्लोराइड की क्या होती है, FCC फेस सेंटर क्यूब। तो ये माना गया कि पोटेशियम का भी फेस सेंटर क्यूब होगा, परंतु जबकि एक्स किरणें विवर्तित होकर के अनुसार सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना भिन्न भिन्न है। और एक्सरे से क्या मिलती है हमें, क्रिस्टल संरचना भिन्न भिन्न मिलती है। सोडियम क्लोराइड की हमें फलक केंद्रीय घन और पोटेशियम क्लोराइड की हमें सरल क्यूब सरल घन स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। अब ये डिफरेंस क्यों है, इसका डिफरेंस का मुख्य कारण क्या है कि सोडियम क्लोराइड में, सोडियम में जो एक्स रे किरणें का जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, वो आयन या एटम के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर होता है। सोडियम और क्लोराइड में साइज में भी अंतर होता है। क्लोराइड बहुत बड़ा साइज होता है, सोडियम छोटा साइज होता है, और इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में भी अंतर होता है। तो जिसके कारण क्लोराइड अधिक तीव्रता से रिफ्लेक्ट करेगा, सोडियम कम तीव्रता से रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड का जो आयन है वो लगभग सेम साइज के होते हैं, तो उनमें जो तीव्रता है वो लगभग क्या होती है, समान प्राप्त होती है। जिससे हमें ये कंफ्यूजन लगता है कि ये रेशियो से कि ये सेम स्ट्रक्चर होगी, लेकिन एक्सरे से जो रिफ्लेक्शन है उससे हमें इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग प्राप्त होती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में साइज का डिफरेंस है और पोटेशियम क्लोराइड लगभग सेम साइज के होते हैं, जिसके कारण इनका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है प्राप्त होता है। CaCl की क्रिस्टल संरचना अर्थात सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। तो सीजियम क्लोराइड के सीजियम के आयन त्रिज्या का मान सोडियम और पोटेशियम की तुलना से अधिक होता है। अब यहाँ पे देखिए तुलना हो रही है, सोडियम का साइज सबसे छोटा होता है, पोटेशियम का उससे बड़ा होता है और सीजियम का साइज उससे बड़ा होता है। इस कारण से त्रिज्या का अनुपात अगर देखा जाए किसका, सीजियम आयन और क्लोराइड आयन का देखा जाए तो 0.933 अंगस्ट्र हमें प्राप्त होता था। सीजियम का साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम और पोटेशियम। इस कारण सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बढ़कर क्या हो गया, 8 हो गया। तो बड़ा साइज है तो उसके चारों तरफ आने वाले जो क्लोराइड आयन है वो उनकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ के 8 हो गई है। एक्स किरणों का विवर्तन प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि सीजियम क्लोराइड 3 प्रकार के तलों के लिए जो डी का मान है वो हमें प्राप्त होता है 100 के लिए 1, 110 के लिए 1.414 और 111 के लिए 0.577 हमें प्राप्त होता है। जिससे ये निष्कर्ष निकलता है, इस रेशो से हमें निष्कर्ष निकलता है कि यह काय केंद्रीय घन होगा। सीजियम क्लोराइड क्या होगा, काय केंद्रीय घन होगा, बॉडी सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर इसकी होगी। तो ये देखिए ये निष्कर्ष से पता चल रहा है कि ये क्या है, सीजियम आयन है और ये सारे के सारे क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये कितने हैं 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर ये क्यूब रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू वेरी मच।